नमस्कार दोस्तों, बुद्धलोक में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के भूगोल विषय के पहला अध्याय संसाधन यानी रिसोर्सेज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो इस महत्वपूर्ण अध्याय को एकदम आसान और रोचक तरीके से समझना है। और मैं यहाँ ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये विषय सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। मतलब अगर हम अपने आसपास की दुनिया को और अपने भविष्य को समझना चाहते हैं ना, तो ये एक बुनियादी ढांचा है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल कि आखिर संसाधन होते क्या है? देखिए, सरल शब्दों में कहूँ तो पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतें पूरी कर सके, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। 3 शर्तें हैं। पहली ये कि उसे बनाने या इस्तेमाल करने की तकनीक हमारे पास होनी चाहिए। दूसरी कि वो आर्थिक रूप से संभव हो, यानी इकोनॉमिकली फीजिबल हो। मतलब घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए। चीज संसाधन बनती है। अच्छा। हाँ। तो जैसे मान लीजिए जंगल में एक लकड़ी पड़ी है, हम्म। तो वो तब तक सिर्फ लकड़ी है जब तक हमारे पास उसे फर्नीचर में बदलने की तकनीक और ज्ञान न हो। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प ट्रायंगल या त्रिकोण बनता है, प्रकृति, तकनीक और संस्थाओं का। इंसान क्या करता है कि वो प्रकृति से कच्चा माल लेता है, अपनी तकनीक से उसे बदलता है और फिर संस्थाएं बनाकर उस पूरी प्रक्रिया को तेज करता है। यानी इंसान खुद भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे सिस्टम में। बिल्कुल। हम इंसान खुद सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम ही तो प्रकृति को उपयोगी बनाते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं तो इतनी तरह की चीजें हैं, मतलब कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं, कुछ हमेशा रहेंगी, कुछ खत्म हो जाएंगी। तो इन सबको बेहतर समझने के लिए इन्हें बांटना जरूरी है, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। हाँ। तो ये कैसे करते हैं हम? इसके मुख्य रूप से 4 आधार हैं। बहुत ही आसान है। पहला है उत्पत्ति या ओरिजिन के आधार पर, मतलब चीजें आई कहाँ से हैं। इसमें 2 हिस्से हैं, जैव और अजैव। जैव मतलब जिनमें जान है, जैसे वनस्पति और वन्यजीव। हाँ, और अजैव मतलब निर्जीव चीजें, जैसे धातुएं या चट्टानें। समझ गया। और दूसरा आधार? दूसरा है समाप्यता यानी एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, कि क्या वो खत्म हो जाएंगी। इसमें भी 2 प्रकार हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। अच्छा, नवीकरण योग्य मतलब रिन्यूएबल, जैसे सौर ऊर्जा या हवा। बिल्कुल, जो खुद को रिचार्ज कर लेते हैं। और अनवीकरण योग्य वो है जिन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसे कोयला या पेट्रोल, जो हम अंधाधुंध फूंक रहे हैं। सही कहा। अब तीसरा आधार है स्वामित्व या ओनरशिप, मतलब इसका मालिक कौन है। इसमें व्यक्तिगत संसाधन आते हैं, जैसे आपका अपना घर, फिर सामुदायिक आते हैं, जैसे गांव का तालाब या पार्क, जिस पर सबका हक है। हाँ। फिर राष्ट्रीय आते हैं, जो देश की सीमा के अंदर हैं। और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो खुले महासागरों में होते हैं और किसी एक देश के कब्जे में नहीं होते। अब यहाँ मुझे एक उलझन है। जो चौथा आधार है ना, विकास के स्तर के आधार पर, हाँ, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें ये जो 2 शब्द हैं, भंडार यानी स्टॉक और संचित कोष यानी रिजर्व, इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? मतलब दोनों ही तो बचे हुए संसाधन लगते हैं ना। ये बहुत ही आम उलझन है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाती हूँ। पानी का फॉर्मूला याद है आपको? H2O। बिल्कुल। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन जो है ना, वो ऊर्जा का एक विशाल और असीमित भंडार है। लेकिन हमारे पास आज ऐसी कोई सस्ती और आम तकनीक नहीं है जिससे हम पानी से हाइड्रोजन निकालकर गाड़ियां चला सकें। अरे हाँ, मतलब माल तो है, लेकिन ताला खुलने की चाबी नहीं। एकदम सही। तो तकनीक की कमी के कारण वो सिर्फ एक भंडार है, जबकि संचित कोष या रिजर्व वो होता है जिसकी चाबी हमारे पास है। अच्छा, मतलब तकनीक है जैसे बांधों में रुका हुआ पानी, हम चाहें तो उससे आज ही ढेर सारी बिजली बना सकते हैं, लेकिन हम जानबूझकर उसे भविष्य के लिए बचा रहे हैं, संचित कर रहे हैं। अब एकदम साफ हो गया। लेकिन देखिए, यहीं पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हम भविष्य के लिए चीजें बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत से लोग सोचते हैं कि ये हवा, पानी, जमीन सब प्रकृति का मुफ्त उपहार है। और यही मुफ्त उपहार समझने की भूल न आज की सबसे बड़ी समस्या है,
जब हम चीजों को मुफ्त समझते हैं तो उनका अंधाधुंध इस्तेमाल या ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ है कि समाज अमीर और गरीब में बंट गया है। और तो और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का नुकसान और भूमि क्षरण जैसी वैश्विक पारिस्थितिकी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ये जो अंधाधुंध इस्तेमाल है ना, इस पर महात्मा गांधी का एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है। मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बताइए। गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। मतलब अगर सरल भाषा में कहूँ तो पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। बहुत ही गहरी बात कही थी उन्होंने। और पता है, इसी चिंता ने ना वैश्विक स्तर पर कई बड़े कदमों को जन्म दिया। जैसे 1968 में क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आई, फिर 1974 में शूमाकर की एक किताब आई थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसमें भी गांधी जी के दर्शन को ही दोहराया गया था। और सबसे बड़ा मील का पत्थर था 1987 की ब्रंटलिन कमीशन रिपोर्ट, जिसने पहली बार सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार दुनिया के सामने रखा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे। और फिर इसी विचार को लेकर वो ऐतिहासिक घटना हुई थी ना, 1992 में रियो डी जनेरो वाला पृथ्वी सम्मेलन। हाँ, ब्राजील में। वो सच में एक बहुत बड़ा मोड़ था। 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार पर्यावरण के मुद्दे पर एक साथ आए थे। और वहीं पे एजेंडा 21 अपनाया गया था ना। बिल्कुल, एजेंडा 21 यानी 21वीं सदी का एजेंडा। इसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। साथ ही पर्यावरण के नुकसान, गरीबी और बीमारियों से मिलकर लड़ना था। और इसमें एक बहुत ही व्यवहारिक बात तय हुई थी कि हर स्थानीय निकाय यानी लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 बनाएगी, क्योंकि हर जगह की समस्या अलग होती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इस पूरी चर्चा को भारत जैसे विशाल देश के संदर्भ में देखते हैं, तो संसाधन नियोजन या रिसोर्स प्लानिंग की क्या अहमियत है? भारत में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत विविधता है। मतलब सब जगह सब कुछ नहीं मिलता। जैसे अगर हम झारखंड या मध्य प्रदेश को देखें, वहाँ खनिज तो बहुत हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा नहीं है। सही कहा। और अरुणाचल प्रदेश को देखिए, वहाँ जल संसाधन भरपूर है, लेकिन वहाँ भी विकास की कमी है। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा बहुत है, पर पानी नहीं है। इसलिए इन सब को बैलेंस करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो ये प्लानिंग होती कैसे भारत में? इसके मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। सबसे पहले तो देश भर में सर्वेक्षण करके संसाधनों की पहचान की जाती है और उनकी मैपिंग होती है। पहला कदम ढूंढना हो गया। फिर दूसरा चरण होता है कि उन संसाधनों को निकालने के लिए सही तकनीक, कौशल और संस्थागत ढांचा तैयार करना। और तीसरा सबसे अहम चरण है इन संसाधन विकास योजनाओं को हमारी राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ जोड़ना। मतलब पूरे देश का फायदा हो। हाँ, और भारत ने अपनी आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना से ही ये काम शुरू कर दिया था। तकनीक की बात से मुझे इतिहास की एक बात याद आ रही है। जी। जो उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म था। हाँ। अंग्रेज भारत इसलिए आए क्योंकि हमारे पास बहुत संसाधन थे, हम सोने की चिड़िया थे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ एक गहरा तथ्य है। विदेशी हमलावरों ने भारत पर सिर्फ इसलिए कब्जा नहीं किया क्योंकि हमारे पास संसाधन थे, बल्कि उनकी जो बेहतर तकनीक थी ना, उसने उन्हें हमारे संसाधनों का शोषण करने में मदद की। अरे बाप रे! मतलब तकनीक ही वो हथियार थी जिसने उन्हें ताकत दी। हाँ, संसाधन होना काफी नहीं है, उसे इस्तेमाल करने की आधुनिक तकनीक होना भी उतना ही जरूरी है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला नजरिया है। खैर, अब जरा चर्चा को हमारे पैरों के नीचे मौजूद सबसे महत्वपूर्ण संसाधन की ओर मोड़ते हैं, भूमि और मिट्टी। ये हमारी बुनियाद है। हम अपनी 90% से ज्यादा जरूरतें जमीन से ही पूरी करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे देश में भूमि क्षरण या लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और अलग-अलग राज्यों में इसके कारण भी अलग है ना? बिल्कुल। जैसे अगर आप गुजरात और राजस्थान की तरफ देखें, तो वहां सबसे बड़ा कारण है अति पशुचारण यानी ओवरग्रेजिंग। घास चर ली जाती है तो जमीन खुली हो जाती है। हाँ, और झारखंड या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में खनन या माइनिंग ने जमीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। खदानों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। और मुझे याद है पंजाब और हरियाणा में कुछ और ही समस्या है। हाँ, वहाँ अत्यधिक सिंचाई या ओवर इरिगेशन समस्या है।
खेतों में बहुत ज्यादा पानी भरे रहने से मिट्टी में खारापन और क्षारीय तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे जमीन बंजर होने लगती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मिट्टी कोई सिर्फ धूल नहीं है, ये एक जीवंत तंत्र है, एक लिविंग सिस्टम जिसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और भारत की विविधता के कारण हमारे यहाँ मृदा या मिट्टी के प्रकार भी बहुत अलग अलग है। अगर मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में बताऊं, हाँ प्लीज बताइए। सबसे पहले आती है जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल। ये बहुत उपजाऊ होती है और नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। उत्तरी मैदानों में यही मिलती है। इसमें वो खादर और बांगर वाला फर्क होता है ना? हाँ, नया जो होता है वो खादर है जो ज्यादा उपजाऊ है, और पुराना जलोढ़ बांगर कहलाता है जिसमें कंकर होते हैं। फिर आती है काली मृदा। अच्छा, ये वो कपास वाली मिट्टी है ना? बिल्कुल, इसे रेगुर भी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये दक्कन के पठार में मिलती है। और वो जो लाल पीली मिट्टी होती है, लाल और पीली मृदा, ये लोहे के अंश के कारण लाल होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इसमें पानी मिल जाता है ना, यानी हाइड्रेशन होता है, तो ये पीली दिखने लगती है। क्या बात है। और हमें एक लैटेराइट मृदा भी होती है। ये नाम थोड़ा अलग है। हाँ, लैटेराइट। ये भारी बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है। जहां बहुत बारिश होती है ना, वहां मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व बहकर नीचे चले जाते हैं, जिसे लीचिंग कहते हैं। तो मतलब ये उपजाऊ नहीं होती? प्राकृतिक रूप से कम होती है, लेकिन सही खाद डालकर इसमें चाय, कॉफी और काजू की बहुत अच्छी खेती होती है, केरल और कर्नाटक में। अच्छा, काजू के लिए। और राजस्थान तरफ की मिट्टी, वो मरुस्थली मृदा है, रेतीली और खारी। वहाँ खेती के लिए सही सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। और आखिर में होती है वन मृदा, जो पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में पाई जाती है। इतनी सारी विविधता है, लेकिन अब ये बहुमूल्य मिट्टी नष्ट कैसे हो रही है? मतलब मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन के खतरे क्या हैं? देखिए, पानी और हवा दोनों ही मिट्टी को काटते हैं। जब पानी तेज बहता है तो वो मिट्टी में गहरी खाइयां बना देता है। इसे अवनालिका अपरदन या गुली इरोजन कहते हैं। जैसे चंबल की घाटियों में? एकदम सही। चंबल की उत्खात भूमि या बैडलैंड्स इसका बड़ा उदाहरण है। और कई बार क्या होता है कि पानी एक पूरी चादर की तरह ऊपरी परत को ही बहा ले जाता है। इसे चादर अपरदन या शीट इरोजन कहते हैं। और सूखी जगहों पर हवा मिट्टी उड़ा ले जाती होगी। और कई बार हम गलत तरीके से हल भी तो चलाते हैं ना? हाँ, ढलान के ऊपर से नीचे की तरफ सीधे हल चलाने से पानी को बहने का रास्ता मिल जाता है। तो फिर इससे बचाव के उपाय क्या हैं? उपाय बहुत ही आसान और प्राकृतिक हैं, जैसे समोच्च जुताई या कॉन्टोर प्लाविंग। इसमें ढलान की रेखाओं के साथ साथ हल चलाया जाता है, जिससे पानी की गति रुकती है। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। मैदानी इलाकों में खेतों के बीच घास की पट्टियां लगाना, जिसे स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, ये हवा को रोकती है। और शायद पेड़ों की कतारें भी लगाते हैं ना किनारों पर? हाँ, उसे रक्षक मेखला या शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ये सब तरीके मिट्टी को बहने से बचाते हैं। बहुत खूब। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकालें, तो वो यही है कि संसाधन कोई मुफ्त की चीज नहीं है। ये मानव तकनीक और प्रकृति के बीच का एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत संतुलन है। और मैं इस बात पे फिर से जोर देना चाहूंगी कि इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के समय की सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है। बिल्कुल सही। अब जाते जाते मैं अपने श्रोताओं को एक बहुत ही रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज हम जिसे कचरा या अपशिष्ट समझकर फेंक देते हैं, क्या ये संभव है कि आज से 50 साल बाद कोई ऐसी नई तकनीक विकसित हो और वही कचरा भविष्य का सबसे कीमती संसाधन बन जाए? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? अपने आसपास देखिए और सोचिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जो अभी तो एकदम बेकार लगती है, लेकिन कल का संचित कोष बन सकती है? इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और कुछ नया सोचते रहिए। नमस्कार।